नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके और जीएस की क्लासेस ले रहे हैं। ये क्लास आपको रोजाना 12:30 बजे होती है और आज हम कौन सा सेट करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आज हम 49वां सेट करने वाले हैं। यानी इससे पहले आपकी 48 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके। तो सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आप जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं और आपने ये क्लास देख ली तो मुझे लगता है कि आपका जीके का पोर्शन बहुत खास रहने वाला है और ये आपका जीके का जो पोर्शन है ये आपका बूस्टर रहने वाला है। आप यहाँ पे जीके को इम्प्रूव कर पाओगे और इसी वजह से ये क्लास इंपॉर्टेंट रहती है। भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए केवल जीके जीएस की क्लास नहीं दी जाती, आप लोगों को यहाँ पे रीजनिंग की क्लास दी जाती है, मैथ्स की क्लास भी रहती है। आप जीके जीएस के साथ में यहाँ पे हिंदी की क्लास भी ले सकते हैं। तो ये सारी क्लासेस कब होती हैं? तो आप 7 बजे कहाँ जुड़ेंगे? रीजनिंग के लिए जुड़ेंगे। आप 11:30 बजे कहाँ जुड़ेंगे? मैथ्स के लिए जुड़ेंगे। और 12:30 बजे मेरे साथ में आप पढ़ ही रहे हैं। और फिर शाम को 9 बजे की क्लास हिंदी की क्लास रहती है और आज आपको हिंदी की क्लास भी मिल जाएगी। और इसी प्रकार से पढ़ेंगे, इसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो आपका यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा। आप यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई जरूर करेंगे, ये मेरा दावा है। बाकी का मैं बता दूं कि आपके लिए हम एक बैच भी लेके आए हैं। भाई खास बैच है। क्यों खास है? कि इस बैच के नाम पे आप जा रहे होंगे कि इस बैच का नाम क्या है? चाणक्य 2.0 बैच है। और ये खास क्यों है सर? ये खास इस वजह से है क्योंकि इसकी रेट खास है। और रेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, कितने का है? 99। जी हाँ, बिल्कुल 99 रुपए में आपको ये बैच मिलने वाला है। और इस बैच में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? इस बैच में यूपीएसआई से रिलेटेड जितना भी आपका कोर्स है सब कंप्लीट कराया जाएगा। यहां पर आपका डाउट सॉल्विंग सेशन भी रहने वाला है। यहां पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और यहां टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से लाइव क्लासेस भी लेते हैं और ये लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग बेस पर भी उपलब्ध रहेंगी। ये सारी टीम आपको पढ़ाने वाली है जो आपको यहां दिखाई दे रही है। इस टीम से पढ़ना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा बाई एससी एप्लीकेशन पे। बेटा ये ऑफर बहुत ही बता देता हूं, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अगर आपको ये बैच लेना है तो आप जल्दी कर सकते हैं क्योंकि ये बैच केवल 99 रुपए में है और इससे सस्ता बैच और इससे अच्छा बैच आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप भी जानते हैं कि 1,000 से 5,000 तक के बैच लिए जा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, और ऑफलाइन की बात करेंगे तो और इससे भी ज्यादा है। आप ऑनलाइन में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप 99 में पढ़ सकते हैं, केवल 99 में। और इसके अलावा इस बैच की वैलिडिटी के लिए बता दूं तो ये आपकी 2 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, इसी के साथ में कहां मिलेगा? तो बाई एससी एप्लीकेशन पे मिलेगा। आपको क्या डाउनलोड करना है? आपको बाई एससी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। बाई एससी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद में आपको यहां पे ये इंटरफेस दिखाई देगा जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हमें रजिस्टर और लॉगिन करने का मौका दे रहा है। लेकिन आप नए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन में कुछ डिटेल फुल कर लेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन में कुछ डिटेल फिल करेंगे उसके बाद आपको यहां पे क्या मिल जाएगा? आपको बैच लेने का मौका मिल जाएगा। पेड कोर्सेज भी आपको यहां दिख जाएंगे, यहां पे फ्री कोर्सेज भी आपको दिख जाएंगे, फ्री पीडीएफ भी दिख जाएंगी और इसके अलावा यहां आप टेस्ट भी देख सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं। तो आप पूरी तरीके से अच्छी तैयारी चाहते हैं तो आप बाई एससी एप्लीकेशन पे जरूर जाइएगा, डाउनलोड करिएगा और उसके बाद में आप बैच भी जरूर लीजिएगा। तो भाई जल्दी कर लो क्योंकि ये बैच आपको अभी 99 में है, कुछ टाइम बाद इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो ये मौका मिला है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, मौके पे चौका मारा जाए। और ऐसे ही मौके पे चौका मिलता है, इसी वजह से कहते हैं कि अभी तुरंत खरीद लेंगे, इसके बाद इसकी जो बैच की कीमत है वो बढ़ जाएगी। और बाकी का फिर से मैं बता दूं, अब हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो चाणक्य बैच लेना है तो आपको कहां जाना है? एप्लीकेशन पे। और चाणक्य की सीरीज में क्वेश्चन करने हैं तो आपको कहां आना है? यूट्यूब पर आना है। और यहां पर आपको जीके हो, चाहे आपका हिंदी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारी क्लासेस रहेंगी। आप यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं सभी का यहां पे प्रैक्टिस कराई जाती है। एनालाइजेशन के साथ में आपको यहां पे सॉल्व कराए जाते हैं, इजी लैंग्वेज में सॉल्व कराने का प्रयास किया जाता है जिससे आपका इंप्रूवमेंट हो, आप इन चीजों को सीख पाएं और आपके सामने अगर क्वेश्चन दिख जाए तो आप तुरंत आंसर लगा पाएं। इसी के साथ में स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। और हां, जो साथी जुड़ते जा रहे हैं, जिद्दी गर्ल भी जुड़ चुकी हैं, नमस्ते, जान भी जुड़ चुके हैं, आरुषि गौर भी जुड़ चुके हैं, सभी को नमस्ते। और इसी के साथ में क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और आप जुड़ चुके हो तो सबसे पहले आपका एक काम करना पड़ेगा। क्या?
शेयर करना पड़ेगा। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप फिर पढ़ेंगे, कमेंट करेंगे, आपको मौका मिलेगा नहीं। तो इसी से लिए अभी कर सकते हैं। अभी फोन उठाइए, शेयर का ऑप्शन दबाइए और शेयर के बाद में आप व्हाट्सएप और स्टोरी लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है 1? आपको यहां पे दिख रहा होगा राष्ट्रीय जल नीति, लेकिन कौन से नंबर की? भाई प्रथम। इसका मतलब है क्या सर प्रथम के बाद भी नीति आई हैं? आपकी दूसरी तीसरी भी जल नीति आई होगी, इसका मतलब यह है। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? यानी पहली बार हम वाटर पॉलिसी लेके आए थे। कब लेके आए थे? तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए अगर पानी नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ना पानी का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें सर वाटर मैनेज करना पड़ेगा। तो वाटर प्रबंधन के लिए हमें यहाँ पे पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा और क्या करेंगे सर? आपको ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचाना पड़ेगा, सभी घरों को ड्रिंकिंग वाटर देना पड़ेगा, पीने का पानी पहुंचाना पड़ेगा। तो भाई आपको इसके लिए प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि सर इरिगेशन, हम तो सर कृषि करते हैं, तो कृषि के लिए भी तो पानी पहुंचा दीजिए सर। बिल्कुल पहुंचाएंगे। और आप यहां पे क्या कर रहे हैं? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप बिजली बनाना भी चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्रकार से पॉलिसी लानी पड़ेगी, आपको नीति बनानी पड़ेगी। और पहली बार हमने कब नीति बनाई थी? तो हमने पहली वाटर पॉलिसी बनाई थी 1986 में। ठीक है, आंसर देना था, जान का आंसर आ चुका है, बाकी के सब अपना पढ़ाई पे स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल भाई, सभी को राधे राधे। और यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो प्रथम थी, इसका मतलब क्या है? इसके बाद भी आई होंगी। बिल्कुल आई थी। कि हमने क्या किया, फिर इसको अपडेट किया। पहली जल नीति के बाद हमने दूसरी जल नीति भी लेके आए हैं। तो दूसरी वाटर पॉलिसी को अपडेट कब किया गया था? तो आप कहेंगे सर 2002 में किया गया था। कब किया गया था? 2002 में किया गया था। और इस पे किसको फोकस किया गया था? आप यहां पे प्राइवेटली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम वाटर मैनेज कर पाएं, आप चाहते हैं कि लोगों को घरों तक ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा पाएं, आप चाहते हैं कि आप हमारी इरिगेशन में प्रोसेस में हेल्प कर पाएं। तो इसी वजह से हम दूसरी में अपडेट कर लेते हैं। इसके बाद क्या सर दो ही आती हैं? तो नहीं सर, नहीं, यहां पे आपकी तीसरी भी आती है। और तीसरी वाटर पॉलिसी कब आती है? 2012 में। तो आपसे पूछा जाए कितनी जल नीति बनाई जा चुकी हैं? 3 बनाई जा चुकी हैं। और हमसे पूछा कौन सा गया है? पहले के बारे में। कब आई थी? 1986। लास्ट कब बनी है? 2012 में। तो क्लाइमेट चेंज के लिए, इरिगेशन वाटर को रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए हमारे पास तीसरी जल नीति भी आती है। और जिद्दीगढ़ का भी आंसर आ चुका है। ठीक है, हाँ यहाँ पे बेटा और बेटी जुड़ चुके हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज बता दें, मंत्रालय कौन सा होगा सर? तो आप कहेंगे सर इसका जो मंत्रालय है ना, इसका जो मंत्रालय है वो है जल शक्ति मंत्रालय। कौन इसे देख रहा है? तो वो है जल शक्ति मंत्रालय। तो आप क्या बताएंगे कि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं प्रेजेंट टाइम में? मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन है जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री इस टाइम पे? 2019 में बना था ये, लेकिन इसके बाद इसके मंत्री बनाए गए। और उनका नाम क्या है? अभी प्रेजेंट में कौन है? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा भाई। जान, जिद्दीगढ़, निशांत, सभी लोग आंसर दीजिएगा। और इसी के साथ में आप आंसर दीजिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्या कहता है भाई? भारतीय संविधान की बात करता है। और आपको पता है कि भारतीय संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल भी होगा, बिल्कुल होगा, जो क्या करेगा? पंचायत में सीटों के आरक्षण के बारे में है। यानी पंचायती राज में महिलाओं के लिए, पंचायत में एससी एसटी के लिए आपको सीटें रिजर्व करनी होती हैं। क्यों करनी है? हमें सीटें रिजर्व करनी ही क्यों है? तो आपको सबको सम्मान देना पड़ेगा, आपको सबको इक्वलिटी देनी पड़ेगी। और इसी वजह से पंचायतों में महिलाओं के लिए और एससी एसटी के लोगों के लिए सीटों को रिजर्व किया जाता है। सर लिखा कहाँ है? ऐसा कहीं लिखा है? हाँ जी, संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में भी कहाँ लिखा है? कोई तो अनुच्छेद होगा, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा? CR पाटिल बताया है यहाँ पे।
बहुत ही सही आंसर दिया है चित्रांशी चौहान ने। चित्रांशी का बहुत सही आंसर है। सी आर पाटिल जो हैं वो हमारे कौन हैं? वो हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, वो मिनिस्ट्री हैंडल कर रहे हैं। आंसर आ चुका है चित्रांशी का बी, जिद्दीगल का आर्टिकल 243, जान का आंसर बी है और आर्टिकल नंबर 243 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 यहां पे 243 डी है, तो आप यहां पे क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि सर 243 हमारा जो है पंचायत से संबंधित होगा और इसी के लिए पंचायत जो हैं इनको संविधान में संवैधानिक दर्जा भी दिया गया होगा। तो हम कहेंगे 73वां संशोधन होता है हमारे संविधान में और ये 73वां संशोधन होता है 1992 में। और हमने यहाँ कहाँ पे क्या किया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। क्या किया हमने? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और दर्जा देने के बाद में क्या ऐड किया, क्या जोड़ा हमने? तो कहेंगे सर इसमें एक भाग जोड़ा था और इसमें कुछ आर्टिकल जोड़े थे। तो हम कहेंगे इसमें ना भाग 9 जोड़ा था और इस भाग 9 में कुछ अनुच्छेद हैं और वो अनुच्छेद आपके कहां से कहां तक हैं? सर 243 से 243 जेड तक हैं। कहां तक हैं? 243 से 243 ओ तक हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? तो ये जो हैं ये हमारे जोड़े गए थे। और फिर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन किस में दिया गया? 243 में डी वाला जो पार्ट है यानी क्लॉज डी है, इसके अंदर रिजर्वेशन की बात की जाती है। सबको सम्मान देना है, सबको सम्मान देने के लिए इक्वलिटी देनी है, एससी एसटी को सम्मान देना है, वुमेन को सम्मान देना है। तो 1/3 हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रिजर्व करना पड़ेगा। और अभी हाल ही में एक संविधान संशोधन हुआ है। वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन है जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया था? बताइए, जल्दी से बताइए। जो सीटों के रिजर्वेशन से संबंधित है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन में लाया गया था? आंसर बताइए जल्दी से। रोते हुए आंसर आ रहे हैं। किस बात के लिए भैया? क्यों रो रहे हो? कौन रो रहा है? किस बात के लिए रो रहा है भाई? आज तो जय माता दी है, फिर भी तब भी माता दी के दिन चल रहे हैं, माता के दिन चल रहे हो, आप रो जा रहे हो। क्यों रो रहे हो? मांगना है क्या? उनसे मांगो। क्वेश्चन नंबर आता है 3। आप जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी, सहकारी समितियां बनाई गई थी। सर क्यों बनाई थी? हमने ना दूध बेचने के लिए बनाई थी, मतलब दूध बेचने के लिए बनाई थी। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया? हमने यहाँ पे लोकतंत्र के रूप में इसे एक नई ताकत के रूप में सामने लेके आए। हमने इसके अंदर अमूल, यानी आपने नाम सुना है ना, अमूल क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल क्या है? एक आपकी सहकारी समिति है। तो अमूल का नाम आपने सुना होगा। आपने ना शुगर मिल्स यानी चीनी मिलों के बारे में सुना होगा। ये सब क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कि आओ चलो सब मिलकर काम करेंगे और रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे, रिजल्ट को शानदार बनाएंगे और इसी प्रकार से आप लोगों का भी कोऑपरेशन मिलता रहेगा। तो हम लोग भी आपके लिए एक रिजल्ट भी बहुत शानदार बनाएंगे और आप यहां पे क्वालिफाई होंगे। ये हो जाएगा आपका कोऑपरेटिव। और यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो हमारे लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे संविधान में जोड़ा गया था और इसके लिए हमने संशोधन किया। यानी कोई भी चीज संविधान में जोड़ी जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और कौन सा नंबर का अमेंडमेंट किया था? 97वें नंबर का करना पड़ा था। और ये कब हुआ था सर? 2011 में। अभी हाल ही में 10-12 साल पहले हुआ है। इसमें किया क्या गया था? हमने संविधान में पार्ट 9 जोड़ा था। कौन सा? हमने पार्ट 9 बी जोड़ा था। और इस पार्ट 9 बी में क्या बताया गया था कि आप अनुच्छेद 243 जो हमने ओ तक पढ़े थे, वो क्या था? वो 243 ओ तक आप पंचायतों की बात कर रहे हैं। लेकिन जेड एच से अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 243 जेड एच से 243 जेड एस से जेड टी तक हमने क्या जोड़े? आर्टिकल जोड़े, पार्ट भी जोड़ा। और इसमें हमने किसकी बात की है? कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रोविजन इसके अंदर दिया गया है। सब मिलकर काम करेंगे। जो आप कहते हैं ना अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। ये सहकारी समिति है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितनों का ऑप्शन नंबर है? पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं। हाँ जी, आंसर आया है जान का 106। अच्छा, बिल्कुल पुराने वाले का आंसर 106 है। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो आया है वो 106वें संविधान संशोधन के तहत आया है। सी आंसर है चित्रांशी का, जिद्दी का भी आंसर है सी। और आंसर दो सब लोग, चाहे गलत हो सही सर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग आंसर देने की कोशिश करो। सही होगा तो आपको पता चल जाएगा और गलत होगा
तब भी आपको यहाँ पे अपने आप का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इम्प्रूव देखने को मिलेगा कि मैंने जो बताया वो सही है, अब गलत हुआ है तो सर ने मुझे बता दिया तो वो सही है। तो इस प्रकार से हम नोट्स भी बनाते चले जाएंगे और आपको चीजें पता चलती चली जाएंगी। तो जल्दी से बताइएगा, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कॉपी करने लग जाते हैं कि चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किसी को तो पूरा पूरा कॉपी कर डालते हैं। जान गुरुजी के आंसर बताने के बाद में करती हो। अब वही आंसर तो आते ही हैं, बाद में आए या पहले हैं। क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली एक कोहना के बाहर इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहा जाता है? दिल्ली जैसे बड़े शहर हुआ करते थे, पानी कहां से मिलता था पहले? ना तो डैम हुआ करते थे, ना पाइपलाइंस थी, तो सर पानी कहां से लाते थे, कहां से यहाँ पे पानी को इकट्ठा करते थे? तो इनमें से एक ऐसा इंसान आया जिसने क्या किया, जिसने एक रिजर्वॉयर बना दिया। क्या बना दिया? एक लार्ज रिजर्वॉयर, यानी बहुत बड़ा जलाशय बना दिया। क्योंकि दिल्ली की जरूरतों को हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे पूरा करना है। तो इसी वजह से क्या किया गया, एक रिजर्वॉयर बनाया गया जिसे हम कहते हैं जलाशय। ठीक है। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर जलाशय बनाया गया था, नाम क्या था ये भी तो बता दो। तो उसका नाम था हौज ए सुल्तानी। क्या नाम था उसका? हौज ए सुल्तानी। ये जो नाम है ये किसने दिया था और किसने बनवाया था? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आप कहेंगे कि हौजे सुल्तानी जो बनाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। इल्तुतमिश जो हैं ये किसके शासक हुआ करते थे सर? आपके गुलाम वंश के शासक हुआ करते थे। अब गुलाम वंश के शासक थे तो आपसे मैं पूछूं कब से कब तक इन्होंने शासन किया है? दिल्ली का हौज खास नाम सुना होगा आपने। दिल्ली का हौज खास ये रिजर्वॉयर का ही पार्ट हुआ करता था, इसलिए हौज जो नाम है वो हौद को बोलते हैं, जलाशय को बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कितनों का आंसर बी है? जान का आंसर। गीता जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून। चित्रांशी पढ़ लो, दिसंबर में डेट है यूपीएसआई की। हाँ बिल्कुल भाई डेट है, पढ़ाई पर ध्यान दो। स्किन के केयर में बिजी हूँ, कोई बर्थडे पार्टी में जाना है भाई। लो यहाँ पढ़ने पर बात आ रही है, लोग अपने स्किन केयर में बिजी हैं। भाई स्किन की केयर करो लेकिन पढ़ाई की भी केयर कर लो, करियर की भी केयर कर लो। करियर बनाना है तो ध्यान इस पर दिया करो। करियर होगा ना तो लोग पूछेंगे भी स्किन को भी। चलिए, हाँ जी, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। आपका आंसर क्या हो जाए? मैंने पूछा इल्तुतमिश के बारे में नहीं था, मैंने ईयर पूछी थी, कब से कब तक शासन किया है। थोड़ा सा ध्यान दिया करो क्वेश्चन पे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लो मुझे लगता है क्वेश्चन में कोऑपरेटिव सोसाइटी ये गलत लग गया है। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। चलो ये हट नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। आप एक बार को इसको मान लें गलत लगा हुआ है। हम बात करते हैं बुद्ध। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तब आपका आंसर क्या होगा? क्या वो बोध गया जगह थी? क्या वो लुम्बिनी था? क्या वो सारनाथ था? तो बता दीजिए कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। बाकी यहां पे क्या दिया गया है? सारनाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? आंसर बताया है जान ने आंसर दिया है 1210 से 1236। बहुत ही सही दिया है। आप पर ही ध्यान है, मुझ पे ध्यान नहीं देना। आपको यहाँ पे पढ़ाई पर ध्यान देना है। पढ़ लीजिए, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि गोल आपका पढ़ाई होनी चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि एग्जाम पास हो जाए। एग्जाम क्वालिफाई होगा ना तो सब लोग आपकी बात मानेंगे। इसलिए ध्यान दो कि हमें क्या करना है। सारनाथ मंदिर की बात करते हैं तो मैं आपको कहूं कि बुद्ध की बात करते हैं। चलो सबसे पहले सारनाथ क्या है? बुद्ध से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या किया होगा? बुद्ध को ना ज्ञान प्राप्ति होगी। क्या होगा? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो भाई पहले आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ये बात याद रखना। जैसे बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहां पे होती है? सर बोध गया में होती है। ठीक है, बोध गया में हो गई। इसके बाद दूसरा पूछा जाता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर क्या दिया होगा? उपदेश दिया होगा ना। तो पहला उपदेश बुद्ध ने कहां दिया था? और इस पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आप इस बात को याद रखना
कि बुद्ध के द्वारा पहला जो उपदेश दिया गया था उसका नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी उपदेश देने को हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और कहाँ दिया था, तो आप कहेंगे सर सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पे है, तो आप बता देंगे कि सर वाराणसी में है। इसलिए इसका जो आंसर रहने वाला है कि सारनाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आप आंसर देंगे सर वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी पर ये अब भाई उपदेश दे लिया, ठीक है दे लिया, लेकिन फिर क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी आपसे पूछा जाए कि इनकी जो मृत्यु है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लेकिन होती कहां पे है, तो मृत्यु वाली जगह का नाम क्या है, कुशीनगर। और ये भी कहां पे है, ये आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगी। तो इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन बनके तैयार हुए। बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ, बुद्ध को यहाँ पे पहला उपदेश कहां दिया, और बुद्ध की मृत्यु कहां होती है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, महापरिनिर्वाण का क्या है, और ये कितनी वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर है, बिल्कुल ए ही तो बताया मैंने भी। जी जुड़ चुके हैं। वाराणसी सारनाथ अशोक द्वारा बनवाया गया लौह स्तंभ अशोक चक्र 24 लिए सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, पहला उपदेश सारनाथ में, जो कि बुद्ध की प्रेरणा से अशोक में महापरिवर्तन हुआ था। बिल्कुल अशोक के अंदर परिवर्तन आया था, इसी के बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 6। लो 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 लो, मेरे से लग रहा है क्या ही हो रहा है आज, तो कुछ पीपीटी गड़बड़ दिख रही है। चलो होने दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मैं सामने खड़ा हूं, आपको नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट जो होते हैं ना, वो एनफोर्सेबल होते हैं। क्यों होते हैं, यानी वो न्याय संगत होते हैं। और न्याय संगत क्यों है, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है, आपका वो अधिकार है, आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। ये गाइडिंग प्रिंसिपल क्यों है, क्योंकि यहां पे आप न्याय संगत नहीं कह सकते, न्यायोचित नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है, ये आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन स्टेट की जो पॉलिसी होती है वो इसे गाइड करता है, इसीलिए यहां पे कल्याणकारी राज्य के लिए आपका डीपीएसपी का होना जरूरी है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, निदेशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किस में उल्लिखित से मिलते जुलते हैं, यानी कौन से प्रिंसिपल से मिलते जुलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बता दिए क्या आंसर होगा। नमस्ते भाई आदित्य चौधरी, जिद्दीगल का आंसर आया नहीं है। मैं तो बहुत बढ़िया हूं सर, थोड़ा साइड होना, मैं साइड नहीं होऊंगा क्योंकि इसमें आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अमन पचौरी ने बताया ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं बता देता हूं, डीपीएसपी का जो स्रोत माना जाता है, आप क्या कहते हैं सर, डीपीएसपी जो है ना वो हमने आयरलैंड से लिया। किससे लिया है, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया। लेकिन इसके कुछ पार्ट जो हैं वो हमने किससे लिए हैं, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिए हैं। किससे लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिए हैं। और इन्हें कहा जाता है क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देशों का साधन कहा जाता है, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस पर काम करती थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन हमने डीपीएसपी लिया कहां से, लिया हमने आयरलैंड के संविधान से है, लेकिन इंस्ट्रक्शन को यूज कैसे किया है वो हमने इसके 1935 के तहत किया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और किसने आंसर दिया था, अमन पचौरी ने, चित्रांशी चौहान ने, जिद्दीगल डी आंसर नहीं होगा, बी होगा। देखो नीति निधि, कंफ्यूजन खत्म करें। कंफ्यूजन ये है आपका कि जो डीपीएसपी है किससे लिया था, आयरलैंड से, ये सबको रटा हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने कहां से लिए थे, वो हमने लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये याद रखना, आप जब संविधान की बात करेंगे तो आयरलैंड के संविधान से लिया है, लेकिन निर्देश को लिखने का तरीका हमारा क्या है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत है। क्योंकि ये भी क्या थे, ये भी गाइड करते थे, करना क्या है आपको, आप किस तरीके से कल्याणकारी राज्य बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको कहां मिलती हैं, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैंने जो चीज आपको लिखी थी वो मैंने यहाँ पे लिख के दी है, ठीक है। अधिनियम का है उद्देश्य क्या था, उसके बाद प्रकृति क्या है, और ये न्याय संगत क्यों नहीं है। इस तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं। नया पॉइंट है यानी नया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमें आयरलैंड का पता होता है, 1935 के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, ठीक है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक इंडोनेशिया का लड़का था, वो वायरल हुआ था नाव के आगे खड़े होकर, ठीक है, कुछ डांस का स्टेप करता हुआ, इस तरीके से डांस के स्टेप करते हुए आपने देखा होगा। लेकिन आपसे मैं वो बात नहीं पूछ रहा, ये क्या है, नाव की रेस में था। और नाव की रेस का पूछा जाए कि कहां होती है भारत में, तो यही क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे पानी में दौड़ती नाव की रेस होती है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। न्यू क्वेश्चन फॉर मी, बिल्कुल भाई आदित्य चौधरी। चित्रांशी का आंसर है केरल। अमन पचौरी का आंसर बी है। ऋतु कुमारी बता रही हैं बी। जिद्दी बता रहे हैं केरल। केरल 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 में होती है। तो बहुत ही सही आंसर है कि पानी में दौड़ती हुई नाव की जो रेस होती है वो एक फसल का त्योहार आता है, यानी केरल में एक त्योहार मनाया जाता है। तो आप याद रखना कि केरल में त्योहार कौन सा, ओणम का त्योहार है। ओणम के फेस्टिवल पर एक रेस का आयोजन होता है, ठीक है, ओणम का त्योहार होता है। और ये ओणम का त्योहार कैसा त्योहार है भाई, ये फसल का त्योहार है। ये किससे संबंधित है, ये फसलों से संबंधित है। और इसे कहां पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ओणम फेस्टिवल है, मेन अट्रैक्शन है इसका रेस, लेकिन नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो होती है केरल में होती है, लेकिन 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 कौन सी झील पे होती है, तो आप कहेंगे सर कि जो केरल में एक झील है जिसका नाम है क्या, बेम्बनाड। किस पे होती है, बेम्बनाड लेक पे होती है। लेकिन एक और इसमें खासियत है, क्योंकि यहां पे बेम्बनाड लेक किसी एक जिले में जाके नाम बदल देती है, और वो अल्लाह पूजा नाम की एक जगह है जहां पे इस बेम्बनाड का पार्ट है कौन सा, पुन्नमदा लेक। तो आप यहां पे दोनों चीज याद रख लेना कि बेम्बनाड लेक और पुन्नमदा लेक जो कि आपका बेम्बनाड का पार्ट है। तो ये दोनों झीलें हैं जो कि आपकी किस पे हैं, केरल में हैं। और जो आपका बेम्बनाड का पार्ट है जिस पर क्या होती है, लेक पे रेस होती है। दोनों चीजें याद रखना। बेम्बनाड झील है, हाँ जी बिल्कुल जी बेम्बनाड। सर ये जी कौन है, मुझे क्या पता भाई जी और एच कौन है, मेरे सामने आते हैं मैं आंसर दे देता हूं। जी एच आई पता नहीं क्या है। बिल्कुल सर अल्लपूजा, हाँ जी बिल्कुल तमिलनाडु में होता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये पता चल गया। रोलेक्स भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत महंगे व्यक्ति हैं ये, और महंगे व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। भाई आपका स्वागत है हमारे छोटे से चैनल पर, गरीब चैनल पर आपका भाई स्वागत है रोलेक्स भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। आपको पता है कि कोई भी एमएलए और एमपी चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि दूसरी पार्टी में उनका मन आ जाता है, वो चुनाव जीतकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपने उस पार्टी की टिकट पे जीत दर्ज की है, लेकिन आप अपने वोटर से धोखा कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ा, एक संशोधन लाना पड़ेगा। और वो संशोधन कब लेके आए थे, और वो संशोधन यहाँ पे दिया भी है कि नहीं दिया, एक यहाँ पे 52वां संशोधन है, इसको और याद रखना ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे बोला एक संशोधन लाया गया, और वो संशोधन कौन सा था, जिसमें हम दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता घोषित करते हैं। जिसमें अगर किसी ने दल को बदल दिया जीतने के बाद, तो हम वहां पे उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। आदित्य चौधरी बता रहे 1985। सर के एज आगे लव आता है, किसकी एज आगे लव आता है भाई, और आंसर आ गया है, अच्छा आई के बाद लव आता है। अरे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं यार, कैसे कैसे आंसर देते हो भाई। इन चीजों को छोड़ो, इस पर ध्यान दो। हमारे लिए जो आगे लेके जाएगा ना, वो यही लेके जाएगा, और इसी की वजह से बहुत कुछ मिल जाएगा। बाकी की चीजों को छोड़ दो। मैंने ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है।
अगर आपका कोई एमएलए किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो आप उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं। और ये हमारे पास में एक संशोधन था जिसका नाम था 52वां संशोधन, और ये 52वां संशोधन होता है 1985 में, और संविधान में एक अनुसूची जोड़ी जाती है जो कि आपकी 10वीं अनुसूची है, और ये 10वीं अनुसूची ही दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताती है। यानी इसमें प्रावधान दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ का, और इसमें क्या किया जाता है, लोग जो हमारे सदस्य हैं उनको अयोग्य घोषित करने का अधिकार रखता है। लेकिन अयोग्य घोषित करेगा कौन? अयोग्य घोषित करने वाला कौन होगा? तो आप कहेंगे सर वो तो स्पीकर होगा। कौन होगा? स्पीकर होगा। ये बात याद रखेगा, चाहे आप यहां पे बात कर लें अयोग्यता डिसाइड बाय स्पीकर, दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बात की जाती है। आप ही आगे लेके जाएंगे मुंह को। हाँ भैया मैं ही सबको आगे लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो, जितने भी लोग हैं मैं सबको आगे लेके जाऊंगा। आप ही के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को आगे ले जाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि आगे जाना है, आप चाहते हैं जॉब पानी है, आप चाहते हैं कि हम इतना पढ़ लें, इतना तैयार कर लें कि हमारी जॉब लग जाए, तो भाई मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, इसीलिए क्लास चलाइए। हमारे यहाँ तो प्रधान भी अनपढ़ है भाई, सबके यहाँ पे ऐसा ही होता है, सब अनपढ़ ही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपने देखा होगा कि एक ऐड आता है, आप देखते हैं कि दाद खाज खुजली का एक ऐड आता है जिसके लिए बोला जाता है रिंग गार्ड लगाइए। आता है कि नहीं आता? तो ये जो ऐड है ये एक बीमारी के बारे में बताता है, और वो बीमारी कौन सी है? उस बीमारी को कहते हैं दाद। और वैसे भी अगर बात की जाएगी दाद खाज और खुजली, ऐसे क्वेश्चन आपको कहां देखेंगे, यानी इनके ऐड देखने को आप देखेंगे तो आपको लड़कों को मिलेगा। यानी दाद खाज और खुजली वाले ऐड जो होते हैं वो लड़कों को मिलते हैं। यानी आप खुद समझ सकते हैं कि कैसा हमारे साथ में धोखा किया जाता है। दाद खाज किसी को भी हो सकती है, लेकिन ऐड उन्हें मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन से कवक दाद उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ऐसे इनमें से कौन सा कवक है? यानी ये पता चल गया कि ये किसके कारण होता है? फंजाई के कारण होता है। कैसा होता है ये? किसके कारण होता है? तो फंजाई के कारण होता है, कवक के कारण होता है। और कवक के कारण होता है तो कोई ना कोई कवक तो होगा जो हमारी बॉडी पे आया होगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास में सर कवक तो बहुत आते हैं, तो हम कहेंगे सबसे पहला एक आता है ट्राइकोफाइटन। कौन सा है? ट्राइकोफाइटन। ये एक कवक है जिसकी वजह से क्या हो सकता है? दाद हो सकता है। इसके अलावा एक आपका है माइक्रोस्पोरम, एक कवक है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरम। ये भी क्या है? ये भी कवक है जो आपको दाद करने के कारण, यानी दाद कर सकता है, आपकी स्किन पर गोल गोल चकत्ते कर सकता है, आपकी स्किन के अलावा आपके हेयर में, आपके नेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया समझ? डी आंसर, डी आंसर। शपथ लोशन का भी ऐड आता है भाई, कोई भी लेशन, लेकिन जो मोस्ट कह सकते हो ना, जो जिसे लोग सब जानते हैं वो यही है, लड़के गंदे रहते हैं। हाँ तुम तो बहुत सही रहते हो, लड़के गंदे रहते हैं, हर टाइम फालतू की बात है। ऑप्शन नंबर डी। इतनी बेइज्जती ना करो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ब्लॉक कर दिए जाओगे ऐसी बातें करोगे। 10 क्या कहता है? अब 10 की बात करेंगे। सेंटर और स्टेट के बीच में शक्ति का विवाद है। आप जानते हैं पावर किसके पास होगी, लेकिन ये विवाद है तो इसे सॉल्व कौन करता था पहले? तो आप कहेंगे ना सर पहले ना सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता था। कोई भी विवाद हो गया, कह रहा है सेंटर कह रहा है मेरे पास पावर ज्यादा, स्टेट कह रहा है मेरे पास पावर ज्यादा, मैं कानून बनाऊंगा, सेंटर कह रहा है मैं बनाऊंगा। दोनों के इस विवाद को सॉल्व करने के लिए कौन काम करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, सर ने दिल पे ले लिया है। लड़कों की बुराई करोगे तो दिल पे तो लेंगे यार, हम भी तो लड़के ही हैं, हम कौन से लड़की हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे कहता है कि जब हम यहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में शक्ति का विवाद देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता था, लेकिन फिर क्या किया जाता है? एक कमीशन बिठाया जाता है, और वो कमीशन जो है वो किसके द्वारा बिठाया जाता है? एक कमीशन में हेड बनाए जाते हैं, चेयरपर्सन बनाए जाते हैं, जो हैं जस्टिस MM पंछी। और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार ने केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में
अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति एम पंछी के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। यानी अगर अध्यक्ष बनेंगे तो इन्हीं के नाम से क्या बनेगा, एक कमीशन बनेगा, एक आयोग बनेगा। और पंछी कमीशन करता क्या है, तो भाई ये करता है इनके रिलेशन में सुधार करने के लिए। अगर किसी का रिलेशन खराब हो गया हो तो उसके लिए सुधार करने में काम कौन करता है, ये करता है। जिद्दीगल का आंसर ए है। जिद्दीगल के अलावा चित्रांशी कह रही 1997। चित्रांशी अपनी एज नहीं बतानी, अपनी ईयर नहीं बतानी, डेट ऑफ ईयर। मेरे दोस्त को खजुला हो गई। चलो, जय माता दी भाई। यहां पे मैंने बताया पुंछी कमीशन बनता है, ये सेंटर और स्टेट रिलेशन को सुधारने के लिए बनता है। यानी इनके रिलेशन को सुधारना है तो एक कमीशन बनाना पड़ेगा, तो इनमें सुधार करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा, आप यहां पे क्या देखेंगे कि जो वित्तीय संबंध हैं उन पर सिफारिश करता है। सहकारी संघवाद है, इस पर जोर करने का प्रयास करता है। लेकिन कब बनाया गया, इतनी बातें बता दी, बस ये बता दो कब बनाया गया। तो भाई ये 2007 में बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा 2007। स्नाइपर आदित्य चौधरी, रोलेक्स का आंसर है ओके सर, जी का आंसर है थैंक्स सर। ठीक है, थैंक्स किस बात के लिए भाई, ये तो बता दो, मुझे तो यही नहीं पता मैं किस बात के लिए। भाई मैं, मुझसे लोग यार थैंक्स कह रहे हैं, मुझे यही नहीं पता है किस बात के लिए कह रहे हैं। भाई ऐसे काम कर रहे थे, मैं गुप्त काम करता हूँ ऐसे। मेरा आंसर तो ऊपर ही निकल गया। अच्छा, कोई बात नहीं है, निकल जाने दो। पता तो चल गया कि आपने आंसर दिया था, और इसी प्रकार से आंसर देते रहें तो आपकी चीज़ें हमारे पास में आती रहेंगी। तो आप यहाँ पे कम से कम बहस तो कर पाएंगे कि मेरा सही था। अगर आप आंसर ही नहीं दोगे तो बहस भी नहीं बनती है कि मेरा सही था, कि मेरा आंसर निकल गया, मेरा आंसर नीचे है, मेरा आंसर आएगा, मेरा आंसर कल आएगा। आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक मिनिस्टर है, उसने कह दिया, उसने कोई काम किया, गलत कर लिया। अब काम किया तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी या फिर पूरी कैबिनेट की होगी। यानी कोई एक मिनिस्टर गलत काम करता है तो वो खुद जिम्मेदार होगा या पूरी कैबिनेट इसके लिए जिम्मेदार होगी। यानी यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अकेला जिम्मेदार नहीं होगा, पूरी कैबिनेट जिम्मेदार होगी। तो इसका मतलब है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो आर्टिकल हमारे पास में एक ऐसा है जो ये कहता है कि कोई भी कैबिनेट का कोई भी सदस्य है, कोई भी मिनिस्टर है, अगर वो कुछ गलत करता है तो पूरी कैबिनेट की जिम्मेदारी बनती है, उस अकेले व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बनती है। वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होती है, सामूहिक जिम्मेदार होती है। इसलिए हमारे पास वो आर्टिकल कौन सा है। एग्जिट हो गए हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी कुछ कह सकते हैं जी, बोलिए बोलिए, आप जो भी कहना कह सकते हो। यहाँ पे स्नाइपर का वेलकम नहीं किया था, स्नाइपर इसी वजह से एग्जिट होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। जिसका वेलकम अब यहाँ पे शुरुआत में वेलकम कर दिया जाता है तो 12:30 बजे आ जाया करो, आपका वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, आपके लिए फूलों की माला ली जाएगी, और तब उसके बाद में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया या नहीं आया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर बताया है, जान ने आंसर बताया 75, चित्रांशी का आंसर बी है, जिद्दीगल का आंसर 75 है। वहालो गमले बरसाओ बॉय स्नाइपर। ऑप्शन नंबर 11 की, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो हमारे पास एक आर्टिकल है 75, 75 आर्टिकल है। तो उसमें कैबिनेट हो या फिर उसका कोई मिनिस्टर हो, वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होता है कोई भी ऐसा काम करता है तो। अगर उसके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और वो पास हो जाए तो पूरी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल नंबर 75 के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और पीएम और मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट भी इसी के तहत किया जाता है। ठीक है, गोल गोल घूमे सर जी। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12। अब आते हैं सांस छोड़ने की बात। भाई आप लोग सांस लेते हो, आप लोग सांस छोड़ते हो, कहीं सांस में सांस मिलती है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पौधे भी ऐसा ही करते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे भी सांस छोड़ते हैं। तो ऐसा यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए
निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? यानी वो क्या करना चाहते हैं? प्रकाश संश्लेषण करना चाहते हैं, फोटोसिंथेसिस करना चाहते हैं, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो खाना बनाएगा, और खाना अगर बनेगा तो कौन सी उसे गैस चाहिए? तो कौन सी गैस की वजह से वो खाना बना सकता है? तो जल्दी से बताइए मेन गैस कौन सी है जो प्लांट्स को ग्लूकोज बनाने में हेल्प करती है? जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा। कई नेता ऐसे जो अपनी सरकार से नाखुश होकर अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। सांस में तेरी सांस मिली थी, भाई सांस की तो पता नहीं, लेकिन सांस में तेरी सांस जरूर मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बताया जिद्दी ने। चित्रांशी का आंसर बी है, ऋतु कुमारी का बी है, जान का आंसर बी है, और इसके अलावा ऋतु कुमारी बता रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रोलेक्स ने भी आंसर दे दिया है, बहुत ही महंगा आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे लिए, यानी जब पौधे जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनके लिए बाई प्रोडक्ट जो कि वेस्टेज होती है वो क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। लेकिन उन्हें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। उससे क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जल और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को यूज कर लूं तो यहां पे पौधा क्या कर लेगा उसका? तो पौधा उससे ना ग्लूकोज बना देगा। तो ग्लूकोज बनाने का, और उसके अलावा उसे वेस्टेज में ऑक्सीजन भी छोड़नी पड़ेगी। तो पत्तियों पर आप क्या देखते हैं? पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। तो ऑक्सीजन क्यों निकल रही है? क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है उसके लिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है और उसके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो खाना बना पाता है उसकी वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 7 करोड़। हैप्पी नवरात्रि भाई। स्माइल गर्ल जुड़ चुके हैं, इनका भी स्वागत किया जाए। और राधे राधे भाई सभी को। सर जी आपके क्लास और कंटेंट बहुत अच्छा है, किंतु नन्ही गुड़िया कुछ कमेंट में आप भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्योंकि 40 से अच्छा 10 ही पढ़ें, बट एक स्थिरता होनी चाहिए। थैंक। हाँ भाई, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ें तो बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए ही ये क्लास है। अगर मैं आपको रोजाना 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन कराऊं तो आप वहां से क्या कहेंगे? एग्जिट करने की सोचेंगे, क्योंकि आपका भी एक माइंड है और आपका माइंड भी कहीं कितने एक लिमिटेड टाइम तक अच्छे से वर्क करता है एक प्रोजेक्ट पे। तो इसी प्रकार से अगर आप किसी भी जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे उस चीज़ को तो क्या होगा? तो आप वहाँ पे थोड़ा सा बोरियत महसूस करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्लास जो जाती है वो 1 घंटे की रहती है, और इसमें मैं आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ जिससे चीज़ें आपको समझ में आए। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? आपको पता है लिटरेसी रेट बढ़ जाए, अगर साक्षरता दर बढ़ जाए, हमारे लोग यहाँ पे पढ़ने वाले लोग बढ़ जाएं, पढ़ने लिखने वाले लोग बढ़ जाएं, तो हमारे यहाँ पे ना इकोनॉमी बढ़ जाएगी, सोसाइटी पर प्रभाव पड़ने लग जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जब जनगणना की जाती है वहां पे लिटरेसी रेट का भी पता किया जाता है कि भारत में कितनी लिटरेसी रेट है और किस राज्य में ज्यादा है, किस राज्य में कम है। ये सारी चीजें आती हैं आपकी सेंसस 2011 के तहत। तो आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा सब। राधे कृष्णा भाई जी। चित्रांशी चौहान का आंसर केरल, और स्माइल गर्ल का आंसर केरल, जिद्दी गर्ल का भी आंसर केरल। चलिए, बोला क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो भाई लिटरेसी रेट की बात की जा रही है। तो जब बात की जा रही है 2011 की, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे जनगणना नहीं हुई थी, 2021 के में होनी थी लेकिन अभी तक हुई नहीं है। तो इसीलिए अभी जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं वो 2011 के ही बनते हैं। तो इस 2011 की बात करेंगे तो भारत की साक्षरता दर की बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोगों की बात करते हैं, तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं? तो हमारे यहाँ पे 74% जो इंसान है या जो हमारे पास में ह्यूमन रहते हैं वो 74% जो है वो साक्षर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि कौन से स्टेट की बात करें, कौन सा स्टेट है जहां पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट दिखता है और कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे कम पढ़े लिखे लोग या साक्षर लोग दिखते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप यहां पे आंसर दे पाएंगे कि इसका सर आंसर है हाईएस्ट वाला, तो केरल हो जाएगा। और केरल में लगभग 94% जो हैं वो साक्षर हैं। और इसी प्रकार से सबसे कम साक्षर की बात करेंगे तो आपका आंसर बिहार हो जाएगा, और इसमें साक्षरता दर की बात करेंगे तो लगभग 61% है। तो यहां आंसर कौन सा होगा? हमें पूछा गया है सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। कितनों का सही है? सबका सही है। बिहार में सबसे कम है, हाल बिल्कुल
सर आपको मेरा कमेंट नहीं दिखता है भाई। कमेंट आप जब तक मैं देख पाता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा होता हूं, आपको समझा रहा होता हूं, उस टाइम पे मैं लिखने में बिजी होता हूं, मैं कमेंट में बिजी नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं फ्री होता हूं उसके बाद मैं कमेंट पर ही फोकस करता हूं, जो मेरे सामने आता है मैं उसके कमेंट पर फोकस कर लेता हूं। ठीक है, आप जैसे स्माइल गर्ल हैं, जैसे जान हैं, फिर आपके जिद्दी गर्ल हैं, चित्रांशी चौहान हैं, और आदित्य चौधरी जो हंस रहे हैं, उनका भी कमेंट आ चुका है भैया, सबके कमेंट आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। भाई अगर कोई किसान है, भाई किसान से आपके बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े होंगे जो किसानी से संबंधित होंगे, फार्मिंग से संबंधित होंगे। वो अपनी क्रॉप बेचेगा, अपनी फसल को बेचता है और कुछ इनकम कमाता है। अब मान लीजिए उस पर टैक्स लगाया जाए। अगर इस किसान ने इनकम कमाई, यानी उसको कुछ इनकम हुई है, अब उस पर टैक्स लगेगा, तो कौन तय करेगा? केंद्र करेगा या फिर राज्य करेगा? तो इसी के लिए हमने क्या किया कि यहां पर दोनों के बीच में शक्ति का कर दिया विभाजन, और विभाजन किया तो हमने बता दिया कि कौन कौन से कानून पर, कौन से विषय पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक अनुसूची है हमारे पास में, हमारे संविधान में, और वो अनुसूची कौन सी है? 7वीं। कौन सी अनुसूची है भाई? 7वीं अनुसूची है, जो क्या करती है? केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा करती है, विभाजन करती है शक्ति का, यानी पावर का। और इसमें आर्टिकल है हमारे पास में 246, जहां पे शक्ति का बंटवारा किया जाता है। किस आधार पे किया जाता है? तो आप कहेंगे सर हमने यहाँ पे 3 लिस्ट बनाई है, और वो 3 लिस्ट कौन सी हैं? तो आप कहेंगे कि सर एक लिस्ट है जिसका नाम है संघ, एक लिस्ट है जिसका नाम है राज्य, और एक लिस्ट है जिसका नाम है संवर्ती। इसका मतलब क्या है? तो भाई कानून अगर बनाना है और केंद्र सरकार बनाएगी, तो वहां पे अगर केंद्र सरकार बनाएगी तो वो क्या है? संघ सूची का हिस्सा होंगे। और ऐसे हमारे पास में ना 100 विषय हैं जिन पर ये केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य की बात करेंगे तो हमारे पास 61 विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और 52 विषय ऐसे हैं जिन पर कोई भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। लेकिन कृषि किस में आएगा? तो कृषि आपका राज्य का पार्ट है। आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर ये राज्य का पार्ट है, अगर वो टैक्स लगाना चाहता है तो वो टैक्स लगा सकता है। तो राज्य का पार्ट है तो कहां पे आएगा? आपका राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर डी पे आएगा। ठीक है, मैं तो धान काट के आई हूं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, बच्चे यहाँ पे धान काट काट के पढ़ रहे हैं। हम हैं किसान गुरुजी, इस वक्त धान की फसल खड़ी है खेत में। बहुत ही भाई, स्टेट लिस्ट में आएगा। जान का आंसर, चित्रांशी का आंसर बी है, ऋतु कुमारी का आंसर डी है, जान का आंसर 246 ठीक है, जिद्दीगल डी आंसर, सभी का आंसर आ चुका है। लाइक भी कर दिया करो भाई, इतना इतना देखो कितना बोलना पड़ता है, लोग अपने आप ही बोल रहे हैं। लाइक भी कर दिया करो। आपको अच्छा लग रहा है लाइक कर दो, आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों को शेयर कर दो, आपको अच्छा लग रहा है तो हो सकता है दूसरे को भी अच्छा लग जाए तो उनको भी भेज दो, तो वो भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ में। शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आएंगे, ये क्लास आपको रोजाना दिख जाएगी और आप यहाँ पे फालतू की बातें कर पाएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अब मान लीजिए किसी राज्य में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो जाए। क्या हो जाए? ह्यूमन के राइट्स का उल्लंघन हो जाए, तो उसे कौन देखेगा? अगर देख भी लिया तो कौन सुधारेगा? यहां पर यही क्वेश्चन है आपका कि राज्य मानव अधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं। यानी हमारे पास जो ह्यूमन राइट्स है उसके लिए आयोग बनाया गया है, उस आयोग में कितने सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे है। तो हम क्या कहेंगे, सर हमारे पास में ना एक कानून है जिसका नाम है मानव अधिकार संरक्षण। क्या है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये कानून जो है वो कब आता है? 1993 में आता है। और इसके तहत हम क्या बनाते हैं? NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और क्या बनाते हैं? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। लेकिन नेशनल की बात करेंगे तो नेशनल में हमारे पास में ना चेयरपर्सन होता है। क्या करता है? एक तो चेयरपर्सन होगा, और चेयरपर्सन हो जाएगा तो उसके अलावा हमें और सदस्यों की जरूरत होती है, तो 5 मेंबर भी बनाने पड़ते हैं। ऐसा ही हमारे पास में स्टेट में होता है। तो स्टेट में क्या होगा? एक तो आपका चेयरपर्सन होगा, लेकिन उसने पूछा ही नहीं है चेयरपर्सन, क्योंकि इसने बोला है अध्यक्ष को छोड़ दो। तो छोड़ने के बाद में इसमें जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 2 मेंबर होते हैं, टोटल 3, और टोटल 3 में चेयरपर्सन हटा दो तो हमारे पास 2 मेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मानव अधिकार संरक्षण नियम कब आया? 1993 में आया। NHRC में क्या होता है? चेयरपर्सन और 5 मेंबर होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं पता है? सर ने कुछ दिन पहले ही बताया था। भाई सबको बताता हूं मैं आंसर। सर मेरा दोस्त लाइक नहीं कर रहा है, भाई पकड़ ले, जबरदस्ती करा दे। ये कौन सी बात है? नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है।
ठीक है, वाई अलोन लाइफ, टेक केयर। ओ चित्रांशी का आंसर, जब सब भाड़ में जाओ। हाँ ठीक है, जिसे जाना वो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता है कि अगर मैं एनएचआरसी की भी बात कर लूं तो हमारे पास में सातवीं अनुसूची है, और सातवीं अनुसूची में ये आपका किसका पार्ट है? संवर्ती का पार्ट है। सी नहीं होगा, 5 मेंबर कहाँ से आ गए? ये जो एसएचआरसी की बात करते हैं इसमें 2 मेंबर होते हैं, एनएचआरसी में होते हैं 5 मेंबर, एनएचआरसी के 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जान कॉपी पेस्ट भाई, ठीक है, जो पेस्ट कर रहा है कॉपी कर रहा है वो तो वही जाने में, लेकिन हमें तो क्या है, हमें पढ़ाना है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग आंसर दो, हमें लगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आधारित इंटरफेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? कमांड आधारित का मतलब क्या है कि कमांड आप किससे दोगे? तो आप कहेंगे सर हम तो कीबोर्ड से देंगे। तो यानी अगर आप कंप्यूटर को बिना माउस के कीबोर्ड से कंट्रोल करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमांड देनी होगी। और कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे पूछा गया है। यहां पे क्या पूछा गया है कि हमें अगर कमांड देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा। और कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे पूछा गया है, तो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन चारों में से कौन सा है? तो आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा कि या तो उबंटू है, एमएस डॉस है, एंड्रॉयड है, या फिर आईओएस है। तो बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है, मैंने बिना पढ़े ऐसे ही दे दिया था, मैं इंसान हूं। स्नाइपर भाई, हाँ बिल्कुल भाई, आप इंसान ही हो, मैं क्या मना कर रहा हूं, आप इंसान नहीं हो। आंसर है जी का आंसर एंड्रॉयड है, जिद्दी गर्ल का आंसर बी है, स्माइल गर्ल कह रही है डॉस है, जान का आंसर बी है। और इसी के खिलाफ अब मैं बता दूं कि आंसर क्या रहने वाला। बेटा एक बात याद रखना, जब भी हम कमांड देते हैं, आपने देखा होगा कि हम जब कंप्यूटर पहले यूज करते थे तो उसमें मोस्टली यूज करते थे एमएस डॉस का। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जहां पे आप क्या करते थे, कोई कमांड देते थे, उस कमांड के आधार पर वो पार्ट जो है वो बन के तैयार हो जाता था, और वो हो सकता है वो खुल के तैयार भी हो जाता था, ठीक है। तो ये क्या था, आपका डॉस था, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस। यहाँ पे कमांड टाइप की जाती हैं और कमांड टाइप करने के बाद में यहाँ काम किया जाता है। और आपने कमांड टाइप कर ली, उसके बाद आप CLR लिख देते हैं, ये वाली कमांड यूज कर लेते हैं, तो इस कमांड से आपके पास में जितना भी डेटा वहां पे आपने यूज किया होगा वो सारा डेटा क्या हो जाता था, क्लियर हो जाता था। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कमांड टाइप करके यहाँ पे काम करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो एमएस डॉस हो जाएगा। बाकी आप उबंटू, एंड्रॉयड, आईओएस देख रहे हैं, ये आपके GUI हैं। क्या है भाई? ये GUI हैं। सर ये क्या होता है? तो भाई जी का मतलब यहाँ पे ग्राफिकल होता है, और ग्राफिकल है। आई यू का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर यू का मतलब है यूजर, और आई का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर इंटरफेस है। तो हमारे पास में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो क्या करता है, आई जहां पे हम माउस से काम करते हैं, जहां पे आइकन बनाते हैं, तो आप एंड्रॉयड में क्या देखते हैं, आइकन यूज कर लेते हैं। तो ये सब आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहां पे ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। इसी वजह से आपके ये तीन जो हैं वो आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं। एमएस डॉस जो है वो आपका क्या है, कमांड वाला है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आ गया समझ? जय श्री कृष्णा भाई जी। सी होगा, बस बात खत्म। एमएस देख बोल दिया मनीष सर, हाँ भी हाँ, एमएस हम मनीष ही होगा, और क्या है। शिवी, जय श्री कृष्णा, शिवी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो भाई सभी को जय श्री कृष्णा, शिवी की तरफ से भी और हमारी तरफ से शिवी को भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। भाई एक बार नारे लगे थे, साइमन गो बैक। नारा क्या लगा था? साइमन गो बैक। इसका मतलब है कि हमने क्या किया था, हमने साइमन कमीशन का विरोध किया था, और साइमन कमीशन बॉयकॉट किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई मेंबर ना भारतीय नहीं था। इसमें क्या था, कोई भी मेंबर भारतीय नहीं था। यानी ब्रिटिश कमीशन बनाया जा रहा है, और ये सब सिर्फ अंग्रेजों से बन रहा है। आप भारत के लिए नीति बनाने वाले हो और उसमें भारत का ही सदस्य नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि आप यहां पे इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, इसका बहिष्कार करने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि आप अगर जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास में किसी तीसरी क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए, तो आप क्या करोगे, उसे भगाने का प्रयास करोगे और उससे कहोगे भाई तेरे अकॉर्डिंग हम चलने वाले नहीं हैं। क्योंकि वो नहीं जानता कि इस क्लास में कैसे बच्चे हैं, क्योंकि वो नहीं जानता कि इस क्लास के लिए मुझे क्या करना है। इसलिए क्या होगा, तो यहां पे इसका विरोध किया गया। और यहां पे कब किया गया? तो आप कहेंगे सर साइमन कमीशन तो 1927 में आया था, और 1927 में आया था तो कोई ना कोई अधिवेशन हमारा कांग्रेस का भी हुआ होगा उस टाइम।
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ होगा और इस अधिवेशन में डिसाइड किया गया होगा कि हमें क्या करना है। अधिवेशन में डिसाइड किया गया कि हमें क्या करना है, हमें बॉयकॉट करना है। किसका करना है? साइमन कमीशन का करना है। तो यहां पर आप बताएंगे कि ये साइमन कमीशन का अधिवेशन कौन सा है जिसमें हमने जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा है जिसमें हमने बाइकाट करना स्टार्ट किया था। क्योंकि साइमन कमीशन जो है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में शुरू किया गया था और ये आता कब है तो आपका 1927 में आता है। और यहाँ पे एक अधिवेशन होता है जिसमें एम ए अंसारी, तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो एम ए अंसारी बनते हैं और इसके बाद में इसको हटाने का प्रयास किया जाता है। आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने इसे बाइटमैन कमीशन कहा और इसका विरोध मुंबई में किया था। बिल्कुल जान का आंसर सी है। स्नाइपर कह रहे हैं सर लाजपत राय लाहौर में इसका विरोध किया। सबने अलग अलग विरोध किया। मैंने पूछा है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में यहां पर इसका विरोध किया गया था, डिसाइड किया गया था कि हम विरोध करेंगे। हमने विरोध करने के लिए डिसाइड करना पड़ता है ना। हम किसी का विरोध करना चाह रहे हैं तो आपको एक मीटिंग करनी पड़ेगी। तो मीटिंग कहां हुई थी ये पूछा जा रहा है। मुंबई मुंबई मुंबई, ऋतु कुमारी का ए आंसर है। जबकि लखनऊ से खलीक हुजामा 9 डे फास्ट रखूंगी जिसमें यूपीएसआई में पास हो जाऊं। भाई 9 डे फास्ट रखो या ना रखो वो अलग बात है, रखते हो बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप यहाँ पे ना लगभग 6 महीने अच्छे से पढ़ लो तो पास हो जाओगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। तो अधिवेशन होता है कहां पे? मद्रास में होता है। और मद्रास में जो प्रेसिडेंट है इसमें एम ए अंसारी प्रेसिडेंट बनते हैं और वो डिसाइड क्या करते हैं कि हम यहाँ पे बॉयकॉट करने वाले हैं साइमन कमीशन का। क्योंकि इसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं है और इंडियन के लिए क्या बनाएगा? ये नीति बनाएगा, ये पॉलिसी बनाएगा। तो हम क्यों, हमारे लिए कैसे बना सकता है जिसमें हमारे लिए अगर ये कोई पॉलिसी बना रहा है उसमें हमारे लोग ही नहीं है। हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें पता होता है कि हमारी जरूरतें क्या है और इसी वजह से इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। हाँ बिल्कुल आ गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सर जी फर्स्ट एंड लास्ट डे व्रत रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वैसे कई लोग रहते हैं फर्स्ट और लास्ट डे। क्वेश्चन नंबर आता है 18। 18 कहता है भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? अगर मैं आपसे कहूं कि कोई देश ना किसी देश की संसद बना के तैयार कर दे और वो संसद बनाएगा कब? जब वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है या फ्रेंड वो होगा। भाई हम किसकी हेल्प कब करेंगे? जब वो हमारा दोस्त है या फिर वो दोस्त बनने की राह में है तो हम क्या चाहेंगे कि हम इसकी हेल्प करेंगे। ऐसा ही यहां पे हुआ कि भारत ने अफगानिस्तान के लिए संसद बनाने का प्रयास किया और संसद बनाई भी और इसी वजह से इंडियन स्पॉन्सर्ड अफगानिस्तान पार्लियामेंट कहा जाता है इसे। और इसका जो उद्घाटन होता है तो इसका उद्घाटन कब होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए इसका उद्घाटन कब होता है। और इसमें एक बात बता दूं, भाई अगर अफगानिस्तान की बात आ जाएगी तो अफगानिस्तान वहां पे तोप गोलों की बारिश कर रहा है। अफगानिस्तान का नाम आते ही हमारे कंप्यूटर में तोप गोले आते हैं, ठीक है, इसकी बारिश होने लग गई है। भाई क्या है ये बताओ, लड़की ने इग्नोर कर दिया तो हो क्या गया? और तुम करते क्या लड़की अगर बात कर लेती तो? है इग्नोर कर दिया क्या? अगर नहीं होगा उसके पसंद, किसी की पसंद में वो वर्ड सुना है ना, नो मीन्स नो, तो वो नहीं चाहती आपसे बात करना, क्यों उसके पीछे पड़े हो? कौन सी बात है इसके लिए? तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ भारत सरकार द्वारा जो प्रायोजित किया गया था और उसका जो उद्घाटन किया गया था वो 2015 में किया गया था जब नरेंद्र मोदी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी की सरकार में बना होगा? तब आपका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो पहले से चल रहा था। 2007 से आपका क्या होता है, ये प्रोजेक्ट शुरू होता है और शुरू होने के बाद ये खत्म कब होता है? 2015 में, और इसका उद्घाटन किया जाता है और इसीलिए यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ में दोस्ती की बात की जाती है। खाना पक गया है, आवाज आ चुकी होगी, अब तो आ गई होगी। भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तालिबानी यहाँ पे नहीं आने वाला है, टेंशन ना लो, ठीक है।
भले ही भारत के साथ में बहुत अच्छे संबंध, उस तरीके के संबंध नहीं है अफगानिस्तान के साथ में, लेकिन फिर भी इतने अच्छे संबंध है कि कोई भी तालिबानी एक आतंकवादी के रूप में हमारे यहाँ नहीं आने वाला। वो अलग आएगा तो पाकिस्तानी ही आएगा, ठीक है, और मारा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है, बिल्कुल उबल जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, लेकिन सर बर्फ भी 0 पे ही बन जाती है। अगर मैं यहां पे कहूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ जो है वो पानी में बदल जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके बीच में कोई ऐसी हीट होगी जो इसे क्या कर रही है, पानी में तब्दील कर दे रही है, या कोई ऐसा यहां पे क्या होगा, हीट ऐसा भी कर रही होगी कि इसे क्या कर दे रही है, बर्फ बना दे रही है। तो यहां पर वही क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को इनमें से क्या कहा जाता है? अवस्था में परिवर्तन करना है, और अवस्था में परिवर्तन लास्ट स्टेज पे जाके कौन करता है? तो उसे कहा जाता है लेटेंट हीट। क्या कहा जाता है? इतना प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी समझ नहीं आया। सी होगा, क्वथनांक से भी पढ़ लो। स्नाइपर भैया कौन है वो दीदी, चलो ठोको। यहां पे मैंने बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो है वो पानी में बदल जाती है, और 0 पर ही पानी जो है वो बर्फ में बदल जाता है। इसका मतलब क्या है कि इन चारों में से ऐसा कुछ होगा जो इसे बर्फ को पानी में उसी टेम्परेचर पर बना रहा है, और पानी को बर्फ भी उसी टेम्परेचर पर बना रहा है। उसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऊष्मा। लेकिन सर ऊष्मा के बारे में तो बता रहा है, लेकिन ऊष्मा जो होगी ना वो गुप्त होगी, जो हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही, यानी लेटेंट हीट कहा जाता है। और ये लेटेंट हीट कांस्टेंट रहती है। इसमें आप जब कहेंगे कि बर्फ जो है पानी में बदल रही है, तो इसमें हो रहा होगा लेटेंट हीट का फ्यूजन। जब हम कहेंगे कि पानी उबालने पर वो भाप में बदल रहा है, वो बाष्प में बदल रहा है, तो इसे कहेंगे वेपोराइजेशन। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बता दीजिए किसका आंसर है? सीक्रेट हीट है, गुप्त है, बिल्कुल गुप्त है। सीक्रेट हीट लिखा है, लेटेंट। मेरा सही है। स्माइल गर्ल भाई, स्माइल कर दो फिर इसी बात पे। आदित्य चौधरी, रोलेक्स का आंसर सी है। स्नाइपर क्या ही बताऊं, अब मैं चलता हूं, ठीक है, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, ठीक है, कोई बात नहीं, याद रख लेंगे तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20। और ये क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? यानी आपके संविधान में प्रस्तावना लिखी है, और प्रस्तावना को हम कह रहे हैं कि ये आपका प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा ही नहीं है। तो ऐसा यहां पे कोई एक केस लड़ा गया था जिसमें बोला गया था कि ये कानून की तरह एनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबल नहीं है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को गाइडिंग प्रिंसिपल माना, और इनमें से कोई इसका एग्जाम्पल है कब माना और इसके बाद हुआ क्या था? गुप्त तो बहुत कुछ होता है सर। स्नाइपर किसी के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं होती, जरूर होता है जो लगा कर लेकर। आई एम स्टडी सिस, यू ऑल्सो स्टडी ऑन, डोंट टॉक। भाई ठीक है, इनसे बात ना की है। चलो, यहाँ पे बात की जाती है उद्देशिका की। तो बेटा एक हुआ था 19, हमारे पास में जब प्रस्तावना बनाई गई थी तो एक केस हो जाता है 1960 में, और 1960 में जो केस होता है उसे कहा जाता है वेरुवाड़ी। क्या कहा जाता है? वेरुवाड़ी संघ मामला या फिर यूनियन केस, ठीक है। तो वेरुवाड़ी संघ मामला क्या करता है, इसके अंतर्गत ये बताया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है इस केस के तहत कि उद्देश्य का जो है ना, प्रस्तावना जो है ना, वो प्रस्तावना ना केवल आपका गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये गाइड करता है, ना कि ये यहाँ पे क्या कर सकता है, गाइडिंग प्रिंसिपल होने के साथ साथ ये संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है सर? तो आते हैं केशवानंद, यानी 1973 का पार्ट है, यानी उसका टाइम था। तो एक केस हो जाता है जिसका नाम था केशवानंद भारती केस, और ये केशवानंद भारती बहुत फेमस माना जाता है आपकी पॉलिटी के पार्ट से। और ये केशवानंद भारती के द्वारा यहाँ पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आता है वो 1960 के डिसीजन को पलट देता है। यानी जो आपका प्रस्तावना है वो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का,
यानी आपके संविधान का भाग है। इसलिए केशवानंद भारती जो है ये केस सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन ये केस किस वजह से हुआ है, तो आप कहेंगे कौन से डिसीजन को पलटा था, तो इन्होंने बेरुवाड़ी वाले इस डिसीजन को पलट दिया था, जिन्होंने जहां पर इसको क्या माना गया था, जहां पर इसे माना गया था कि ये जो है ये क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, प्रस्तावना, ये आपका गाइडलाइन है, ना कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो आप यहां पे क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर जो है इसका वो आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद एक केस और होता है जिसे कहा जाता है मिनर्वा मिल्स मामला, और मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में होता है, जहां पर यह कहता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप प्रस्तावना में जो बदलाव कर रहे हैं यानी बेसिक स्ट्रक्चर में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये बात आई मिनर्वा मिल्स के मामले से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1973 आंसर नहीं होगा, आंसर इसका बेरुवाड़ी होगा, वो मैंने बताया है। इसके बाद में क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे, आज की क्वेश्चन का आपका आंसर हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुके हैं। और ये क्लास में आपको मैं बता दूं रोजाना 12:30 बजे क्लास होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खास क्लास है। इसी वजह से कहता हूं कि आप इस क्लास में रोजाना जुड़िएगा, आपको बहुत कुछ यहां पे इंप्रूव होगा, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और बहुत कुछ आपको तुरंत आ जाएगा। यहां पे मैं इतने ईजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए। लेकिन इस क्या केवल जीएस ही पढ़ना है? नहीं भाई, आप सब पढ़ सकते हैं, आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं हमारे साथ में, आप यहाँ पे 11:30 बजे हमारे साथ में मैथ्स पढ़ सकते हैं, आप 12:30 बजे, ये क्लास 12:30 बजे होती है, जीके जीएस पढ़ सकते हैं, और आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो शाम को 9 बजे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं पूरी तरह से। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है, हाँ जी है। अगर आपको पढ़ना है कंसेप्ट को, अगर आपको पढ़ना है थ्योरी को, आप चाहते हैं सस्ते में अच्छा मिल जाए, और सस्ते में अच्छा अगर आप चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं BYSC ऐप पर, और यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, एक बैच मिलने वाला है जिसका नाम है चाणक्य 2.0 बैच। और ये चाणक्य 2.0 बैच मात्र 99 में है, 99 रुपए का बैच है, और 99 रुपए में आपको वहां पर ऐसा पढ़ाया जाएगा जो वास्तव में आप 999 का बैच ले लो, चाहे इससे ज्यादा का बैच ले लो, उसमें आपको वो चीज नहीं मिलने वाली है। इतने अच्छे से हम 99 में आपको पूरी तरह से कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। और ये बैच कहां मिलेगा, तो भाई ये मिलेगा BYSC एप्लीकेशन पे। तो डाउनलोड करिएगा BYSC एप्लीकेशन को, रजिस्टर करिएगा, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन दिख जाएगी, और इस एप्लीकेशन में जो पेज दिखाई दे रहा है, इस होम पेज में पेड कोर्सेज में जाके इस बैच को अभी खरीद सकते हैं। चाणक्य 2.0 बैच मात्र 99 में, मात्र 99 में यूपीएसआई को कवर करता है, यूपीएसआई को पूरी तरह से पढ़ाता है। तो आप इस बैच को अभी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये मौका अभी आपको मिल रहा है, और ये मौका बहुत कम टाइम तक है, लिमिटेड टाइम तक है। और जैसी सीट भर जाएंगी, क्योंकि ये चाणक्य पहला बैच था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने सीटें बंद कर दी, और 2.0 भी आपका अभी कुछ सीटें बाकी हैं, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसे हम बंद कर देंगे, यानी 99 का ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर आपको वही जो हो गया, जो उसकी रियल रेट होगी वो आप में मिलने वाला है। आप बताएंगे। और हाँ, एक और चीज है, अगर आप मेरे साथ में साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में शाम को 5 बजे भी जुड़ सकते हैं। तो 5 बजे मेरे द्वारा साइंस भी पढ़ाया जाता है, जो आपके लिए ग्रुप डी के लिए बहुत बेस्ट रहने वाली क्लासेस हैं, तो आप उनसे भी जुड़िएगा। और बता दिए क्या चक्कर है भाई सर, एक बात कहूँ, आपकी क्लास में पढ़ाई से ज्यादा लोग नौटंकी करते हैं, बुरा मत मानिएगा गुरुजी, पहले ऐसा नहीं होता था, अब हो रहा है। तो भाई नौटंकी करने वाले हम तो है नहीं, नौटंकी करने वाले वही लोग हैं, आप लोगों में से ही एक हैं, हम तो नौटंकी करते नहीं हैं। हमारा काम है पढ़ाना, मेरा काम 20 क्वेश्चन पढ़ाना, मैं अपना पढ़ाता हूं, आप लोग करते हो, आप लोग चले जाते हो, बस इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, फिर ठीक है, चलिए आप मिलते हैं आपको फिर इसी टाइम पे 12:30 बजे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, जो भी है वो आपके डाउट हैं, बाकी के जो भी डाउट हैं वो आप बाद में बता सकते हैं। जान थैंक यू इसी के साथ में, हाँ भी मैं बिल्कुल लग रहा हूँ ठीक है। चलो हो गया भाई, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ जितना कंट्रोल मुझसे हो सकता है। मैं टीम से कह देता हूँ, मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, यहाँ पे मेरी एक टीम काम करती है, वो कंट्रोल करती है। अगर उसे लगता है वो किसी भी चीज़ में गड़बड़ है, वो सारे कमेंट पढ़ लेती है, और वो उसके बाद में उसे ब्लॉक करने का भी प्रयास करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बस अब यहाँ पे कोई ये कह रहा है कि वो लड़की से बात नहीं कर रहा, भाई इतनी सी बात पे मैं किसी को ब्लॉक नहीं कर सकता। बाकी का टीम वहां पे देखने को, टीम बहुत होशियार है हमारी, वो बिल्कुल सही काम करती है, मैं उसके काम से बिल्कुल भी पीछे नहीं हूँ। अगर वो ये कह दे कि ये ब्लॉक होगा तो मैं उससे मना नहीं करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए फिर ऐसे ही क्लास खत्म हो चुकी है। ब्राह्मण भाई आप कल की क्लास के लिए जल्दी आ चुके हैं, राम राम। चलिए।
मुझे कर दो ब्लॉक, किस बात के लिए? हाँ मैं अच्छी राइटिंग वाला, थैंक यू भाई। जी सर थैंक यू, आपसे यही उम्मीद थी। हाँ मेरे से उम्मीद यही हो सकती है, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है, कंट्रोल करना काम हमारे पास में टीम है, वो कंट्रोल करती है सारी चीज़ों को। अगर यही मैं सारी चीज़ों को मैं कंट्रोल करने लग जाऊंगा तो इसका मतलब है कि मैं क्लास कैसे लूँगा? तो क्लास का काम मेरा है, बाकी चीज़ें हैं आप वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, आपके पास में कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे चीज़ें कह सकते हैं। और उसके बाद में चीज़ों को वो देखते हैं और उसके बाद में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया आपका। अब बात करेंगे कल इसी टाइम पे 12:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।